अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है चेस्ट पेन और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं कि चेस्ट पेन जो है वो किस तरह प्रेजेंट करता है और चेस्ट पेन की कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि दो टाइप ऑफ चेस्ट पेन्स होते हैं हमारे पास, दो तरह के चेस्ट पेन होते हैं। एक होता है कार्डियक, एक होता है नॉन कार्डियक। जो कार्डियक चेस्ट पेन होता है उसमें हमारा अमूमन हार्ट अटैक का खतरा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए और सबसे ज़्यादा जो है एफर्ट्स लेनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द डायग्नोस हो और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए। दूसरा होता है नॉन कार्डिक पेन, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम आ जाती हैं। जो नॉन कार्डिक पेन होता है उसको मैं पहले बता दूं आपको कि उसमें हमारे पास गैस्ट्रिक पेन भी होता है और इसके अलावा मस्कुलर पेन भी होता है, रिब्स की वजह से भी होता है, जिसको हम कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। कार्डियक पेन की जहाँ तक बात है तो कार्डियक पेन जो होता है वो बेसिकली उसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं, जिसमें हमारे दिल की जो शरियानें होती हैं उसकी ब्लॉकेज हो जाती है क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से, और फिर वो रिज़ल्ट होता है इन हार्ट अटैक। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है उसको हम कहते हैं एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नंबर टू जो हमारे पास आती है वो एंस्टेमी आती है, और नंबर थ्री इज़ अंजाइना। अंजाइना की दो टाइप्स होती हैं, इट इज़ स्टेबल अंजाइना और अनस्टेबल अंजाइना। टिपिकल प्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात है तो टिपिकल प्रेजेंटेशन जो कि बाइफरकेट करती है नॉर्मल चेस्ट पेन और हार्ट अटैक की वजह से चेस्ट पेन में, वो ये होती हैं कि जब भी चेस्ट पेन होता है तो उसके साथ अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, मतलब गैर ज़रूरी और अमूमी तौर पर जो जिस तरह हमें पसीना आता है उससे ज़्यादा पसीना आ रहा है और साथ में हमें चेस्ट पेन भी हो रहा है, तो ये एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है कि ये एक कार्डियक चेस्ट पेन हो सकता है। अगर कोई ऐसी प्रेजेंटेशन आ रही है, कोई मरीज़ अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन के साथ है आपकी सराउंडिंग्स में, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी। सबसे पहले आपको हॉस्पिटल केयर सपोर्ट में पहुंचना है और वहां जाके आपको ईसीजी करवानी है। ईसीजी जो होती है वो बहुत ही एक आम प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल्स में, और इट टुक ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट्स कि आपकी ईसीजी हो जाए। ईसीजी में हम देखते हैं कि कोई ईसीजी में चेंजेस तो नहीं है, मतलब कोई एसटी एलिवेशन तो नहीं है। अगर कोई भी चेंजिंग मिल रही है तो ये इंडिकेशन होती है, अगर एसटी एलिवेशन मिल रही है तो इट इज़ इंडिकेशन कि ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, मतलब ये हार्ट अटैक की वजह से है। अगर कोई हमें ईसीजी में चेंजेस नहीं मिल रही तो हमें वेट नहीं करना, हमें फ़ौरन कार्डियक मार्कर्स करवा देने हैं, जो कि ट्रॉप टी भी होता है, ट्रॉप आई भी होता है। जो रिसेंटली जो मोस्ट अथेंटिक होता है दैट इज़ ट्रोपोनिन आई, जो कि एक ब्लड सैंपल होता है, वो लिया जाता है और विद इन 30 to 35 मिनट्स में आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। अगर आपके कार्डियक मार्कर्स एलिवेटेड हैं, अगर बढ़े हुए हैं, तो आप इसको समझिएगा कि ये एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ये एक हार्ट अटैक है, जिसको हम कहते हैं एंस्टीमी। इसके साथ साथ अगर हम अंजाना की बात करें तो अंजाना में मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप जो होता है वो स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल। स्टेबल अंजाना जो होता है वो आपको टिपिकल चेस्ट पेन होता है, लेकिन वो किसी ना किसी प्रेडिक्टेबल कॉज के साथ एसोसिएटेड होगा। जैसे कि आप वॉक कर रहे हैं तो आपको चेस्ट पेन होगा, इसके अलावा नहीं होगा। या फिर आप रेस्टिंग में हैं तो आपको चेस्ट पेन हो रहा है, रेस्ट के अलावा आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको वो चेस्ट पेन नहीं हो रहा। लेकिन अनस्टेबल अंजाना क्या होता है, वो ये होता है कि उसमें ना कोई ईसीजी चेंजिंग मिलेगी आपको इस अंजाना में बेसिकली, ना ही आपको कोई कार्डियक मार्कर्स की एलिवेशन मिलेगी। टिपिकल चेस्ट पेन मिलेगा, लेकिन उसका कोई भी प्रेडिक्टेबल कॉज नहीं होता। वो वॉकिंग में भी होगा, वो आपको एक्टिविटी में भी होगा, वो रेस्ट में भी होगा, वो आपको हर तरह से जिस भी पोजीशन में आप हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको वो चेस्ट पेन होगा। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेट कैसे करें चेस्ट पेन को। तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ईसीजी हम करवाएंगे, ट्रोपोनिन आई करवाएंगे। उसके बाद फर्दर क्या हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए और क्या टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितने टाइम में ये सब कुछ होना चाहिए। तो रीसेंट गाइडलाइन कहती है कि डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि जिस भी हॉस्पिटल केयर में आप जा रहे हैं, वहाँ की हॉस्पिटल केयर को विद इन 5 मिनट्स आपकी ईसीजी करवा देनी है। एंड आफ्टर ईसीजी इनिशियल स्टेप उनका ये होना चाहिए कि वो आपको ब्लड सैंपल ड्रॉ करके दे हैव टू सेंड इट फॉर कार्डिक मार्कर्स। अब हम आ जाते हैं कि हाउ टू ट्रीट एस टी एलिवेशन मायोकार्ड इंफार्क्शन। तो अक्यूट इमरजेंसी में अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है और वो डायग्नोस हो जाता है विद एस टी एलिवेशन मायोकार्ड इंफेक्शन आफ्टर ईसीजी के बाद,
तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है उसमें हम सबसे पहले चेस्ट पेन को कंट्रोल करने के लिए वी यूज़ टू गिव आईवी मॉर्फिन, ऑक्सीजन सपोर्ट पेशेंट को देते हैं, नाइट्राइट्स देते हैं और एस्पिरिन 300 mg स्टेट में देते हैं। अब हम आ जाते हैं कि अगर पेशेंट को एंड स्टेमी है, मतलब कि ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं आ रही, सिर्फ कार्डियक मार्कर्स बढ़े हुए हैं, तो उसमें हम हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा सा चेंज होता है। उसमें हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हैं पेशेंट को और उसके साथ हम एस्पिरिन 300 mg स्टेट में देते हैं। तो अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स पे कि हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हमने इसको बाइफरकेट कर लिया आपकी आसानी के लिए, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिसको हम इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते हैं, हम चेंज कर ही नहीं सकते उनको। और उनमें हमारे पास आता है एक तो एज फैक्टर। 45 से 65 की एज या 65 से ज़्यादा के जो लोग हैं उनमें हार्ट अटैक डेवलप करने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। नंबर टू, मेल्स में जो हमारा जेंडर होता है दैट इज़ मोस्ट कॉमन के मेल्स में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं। जो हमारी रिसेंट स्टडीज़ हैं वो भी यही कहती हैं कि मेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप हार्ट अटैक। एंड नंबर थ्री इज़ फैमिली हिस्ट्री। आपकी फैमिली में अगर किसी को हार्ट अटैक की हिस्ट्री है तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हार्ट अटैक डेवलप करें। और अब आ जाते हैं हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ओबेसिटी, मोटापा। नंबर टू, स्मोकिंग। नंबर थ्री, कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई हो जाना। नंबर फोर, डायबिटीज मेलाइटिस, स्पेशली इन दोज जिनकी डायबिटीज कंट्रोल्ड नहीं है। नंबर फाइव, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ा रहना। तो ये जो है वो हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसको हम अगर अपनी डेली रूटीन को हम मेंटेन करें, हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें और हम मेडिसिन अपनी टाइम पे लें, कंप्लाइंस टू मेडिसिन करें, तो आई कैन श्योर यू कि जो आप में हार्ट अटैक डेवलप करने के चांसेस होंगे वो ऑब्वियसली कम होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने इसमें से गेन किया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो मेरा रिगार्डिंग इट, आप फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपको मज़ीद नए टॉपिक से आगाह करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।